बता दो क्या चीज बाकी है अभी। बिल्कुल करेक्ट जवाब। ये P और S ऐसा नहीं है कि P हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। ये P और S आपस में एक दूसरे से अपने प्लेस भी इंटरचेंज कर सकते हैं। उसने ये तो बोला नहीं कि P आगे रहेगा S पीछे रहेगा। तो ये P और S आपस में एक दूसरे से अगर प्लेस चेंज करेंगे तो इसके लिए आ गया 2 फैक्टोरियल। अभी कुछ और बाकी है, अभी मल्टीप्लाई और आएगा। अब सोच के बताओ क्या बाकी। हमने P को यहां रखा, S को यहां रखा, ये कैसे आया 10P4। पहले मैंने P यहां रख लिया, 4 लेटर का बीच में गैप रख के S यहां रख लिया, बाकी के 6 यहां खाली छोड़े हुए हैं। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने आपको बोला भी 10 लेटर हैं, उसमें से कोई से भी 4 यहां अरेंज कर लो। तो आप काउंटिंग भी कर सकते हो, इसको फिल करने के लिए 10 डिजिट्स, इसको 9, इसको 8, इसको 7। तो ये हो गया 10P4 हो गया डायरेक्टली। अब बचे हुए जो 6 बचे हैं वो 6 यहाँ पे आपस में अरेंज होते रहेंगे एक दूसरे से, तो 6 फैक्टोरियल उसके लिए आ गया। ये क्यों आया 2 फैक्टोरियल, क्योंकि P और S आपस में एक दूसरे से अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो ये उसके लिए आ गया। अभी कुछ और काम बाकी है। 7 फैक्टोरियल, ये कैसे, क्या चीज है? तो 7 फैक्टोरियल क्यों? 7 फैक्टोरियल नहीं। अब सुनो, क्या P और S की पोजीशन ठीक है? ऐसा हो सकता है क्या? मैं P और S को ऐसे रख सकता हूँ? सिर्फ यस नो बताना। पहली पोजीशन खाली छोड़ के P को यहां कर लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 का गैप, उसके बाद S को यहां कर लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5, क्योंकि एक तो यहाँ पे आ गया ना 6। फिर से वही कहानी शुरू करेंगे, फिर से वही चीज शुरू करेंगे। P और S के बीच में यहाँ पे अरेंज करेंगे 4 लेटर, क्या लिखेंगे 10P4। बचे हुए 6 लेटर यहाँ और यहाँ बाकी के 5 प्लेसेस पे अरेंज होंगे, लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। फिर मल्टीप्लाई में आएगा 2 फैक्टोरियल। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों आपस में अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही इसको हटाते हैं। अरे यार शिट, ये परमानेंट मार्कर आ गया। ऐसा ही इसका मतलब ये वाला जो आंसर है वो यहाँ पे मुझे कॉपी करना होगा, ये वाला आंसर। अच्छा, अब P और आगे चला जाएगा, S और आगे चला जाएगा, एक कदम और खिसक जाएगा। फिर क्या आंसर आएगा बताओ? अगर मैं यहाँ पे 2 प्लेस खाली बचा लूंगा, फिर P यहाँ, उसके बाद 4 लेटर, फिर S यहाँ, फिर आंसर क्या आएगा? फिर से सेम आंसर आएगा। ऐसा ये सेम आंसर कितनी बार आएगा? ये सेम आंसर आ रहा है। पहली बार आंसर आया 10P4 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि P फर्स्ट है, S लास्ट में, मतलब यहाँ पर। ऐसा 6 बार आंसर आएगा। जरा काउंट करें कितनी बार आएगा, क्योंकि ये तो है नहीं हम एक ही आंसर को बार बार लिख के दिखा रहे हैं 6-7 बार। हम इसकी ना पोजीशन काउंट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे एक प्लेस भी खाली नहीं है। स्टार्टिंग किससे हो रही है? P से। एक हो गया, फिर P यहां जाएगा, यहां जाएगा, S यहां जाएगा, कितने हो गए? 2 हो गए। P यहां जाएगा, S यहां जाएगा, कितने हो गए? 3 हो गए। P यहां जाएगा, S यहां जाएगा, 4 हो गए। P यहां जाएगा, S यहां जाएगा, 5 हो गए। P यहां जाएगा, S यहां जाएगा, 6 हो गए। P यहां जाएगा, S यहां जाएगा, 7 हो गए। ऐसा आंसर कितनी बार लिखा जाएगा? 7 टाइम्स लिखा जाएगा। सोचो, एक ही आंसर को जब 7 बार लिखते हैं और मैं कहूंगा प्लस करो, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 7, इंटू 7। अगर मैं आपको बोल रहा हूं एक्स आंसर आया है, ये आंसर एक्स है और ये 7 बार आंसर आया है, तो मुझे सारा बता दो टोटल करके कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे? 7x। इसीलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये रफ करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब आप इस आंसर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 7 से। अभी भी कुछ इनकम्प्लीट है। अरे बोर्ड का पता नहीं यार कहाँ से, फ्रंट मार्कर तो है नहीं, लेकिन ये कई बार चल जाता है, भाग के बोर्ड में चला हुआ है। ये पता है, इसमें लग रहा है मुझे इंक गलत डल गई है। अरे ऊपर एक बार मोहित सर थे, तो मैंने कहा सर इंक है, उनका इंक है। मैंने इंक लेके डाली एक मार्कर में, मुझे पता नहीं था कि उनके पास परमानेंट इंक है। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया होगा शायद। और अब तो चेंज कर ही रहा हूँ तो उठाना मुश्किल है ना। हाँ, तो अब बताओ इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 7 से। मल्टीप्लाई करो चलो 7 से। लेकिन अभी भी आंसर इनकम्प्लीट है। अब गलती बता दो कहां हो रही है? इंटू 7 करने के बावजूद भी आंसर इनकम्प्लीट है। क्यों? परफेक्ट जवाब, बहुत ही बढ़िया जवाब। क्योंकि इस पूरे अरेंजमेंट में आप ध्यान दो, 2 टी एक जैसे नहीं है क्या? और हम लोग ने सीखा हुआ है कि जब 2 टी या 2 एन या 2 पी एक जैसे होते हैं तो डिवाइड किससे होता है हमारा आंसर? उतने ही फैक्टोरियल से। तो बताओ इसका फाइनल आंसर क्या लिखूं मैं? ये तो हो ही गया।
इंटू 7 और ये होल डिवाइडेड बाय किससे होगा 2 फैक्टोरियल। वो तो अब कैलकुलेशन आप कर लेना, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है 10p4 वाला फॉर्मूला बताओ। तो 10 अपॉन मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो वो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बचा 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7। एनसीईआरटी में तो इसको भी सॉल्व किया हुआ है, 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करके पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा हुआ है। आप चाहो तो टाइम लिमिटेशन की वजह से आप इसको आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हो 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7। ये क्वेश्चन क्लियर है? ये आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो। हाँ जी बोलो। जब हम 10C4 लेते हैं तो वो 4 लेटर सिर्फ सेलेक्ट होके एक जगह पे इकट्ठे होके रखे हुए, वो अरेंज नहीं हो रहे हैं आपस में, वो आ गए बस एक जगह पे इकट्ठे होके रखे हुए हैं, बस वो आपस में अरेंज नहीं हो रहे हैं, ग्रुप बना के खड़े हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं 10 में से जो 4 लेटर है ना वो यहाँ पे एक दूसरे से अरेंजमेंट बनाए अपना, इसलिए हम 10P4 बोल रहे हैं। ठीक है, जब आपको लगता है कि बस ग्रुप बना के खड़े हुए हैं तो सी लगा लो, आपने ग्रुप बना के खड़े नहीं होना अरेंज होना है तो पी लगा लो। अब थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, 2 मिनट वेट करो आप, जब तक आप एक क्वेश्चन लिखो। नहीं क्वेश्चन लिखो ना, इसको टाइम लगेगा आप करते हैं। क्वेश्चन बोलो। इफ क्या यार कहाँ फंस गया मैं ये। if 12cx is equal to 12c हाँ इसको सॉल्व अपना आप कर लेना, आप बाद में कर लो, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, छोड़ देना, एग्जाम में बहुत बड़ी वैल्यू है ना, छोड़ दिया करो, कोई मार्क्स नहीं काटते टीचर, एग्जाम टीचर के मार्क्स नहीं काटे, लिख सकते हो कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, कोई मार्क्स नहीं काटते टीचर कभी भी। हाँ जी, if 12cx is equals to 12c 3x minus 3, 12c 3x minus 3, find the value of x। प्रॉपर्टी देखो लिखवाई है मैंने, आंसर निकाल के बताओ प्रॉपर्टी कौन सी है, कैसे लगेगी अपने आप देखो। अगर x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। 3x माइनस 3 है, थ्री एक्स माइनस 2 है, सॉरी मैंने 3x माइनस 3 बोला आपको, तो 3x माइनस 2 कर लो उसको, 12c 3x माइनस 2। 1 एक ही आंसर आ रहा है, 2 आ रहे हैं। यश तुम्हारा क्या आ रहा है? हाँ ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, करने का कुछ है नहीं इसमें तो। कैसे बताओ? कैसे बताओ वन कैसे आ रहा है? यश बताया नहीं तुमने, कैसे फॉर्मूला बता दो क्या लगाया है, फॉर्मूला बता दो क्या लगाया है। अरे आपका वन आंसर आया तो कुछ करके आया होगा ना, एनसी वाला कैसे लगेगा? हाँ हाँ एनसीपी इक्वल टू एनसीक्यू, आपने कौन सी एंटिटी यूज किया है इसमें? 12cx और 12c 3x माइनस 2 आपस में इक्वल दिए गए, दो कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल होते हैं तो वो -2 कर लो, मैंने कहा था उसको। तो दो कंडीशन पॉसिबल होती हैं, ये वाला जो p है वो इस q के इक्वल होता है, कंडीशन नंबर 1। तो आप x को 3x माइनस 2 के इक्वल रखो तो 2x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 1 आ जाती है। एक कंडीशन और होती है, बताओ जरा। ये जो n होता है दोनों जगह सेम है, ये जो 12 है वो इन दोनों के सम के इक्वल भी होता है। तो 3x माइनस 2 प्लस x, देखना यहां से क्या आ रही है x की वैल्यू,
फ्रैक्शन में आ रही है, हाँ तो छोड़ देंगे उसको। 14 इज इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 14/4, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें से और इसमें से कोई भी नंबर, चाहे ये हो चाहे ये हो, ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है। एक ही बात है, फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसने फ्रैक्शन अगर मना करा डेसिमल अपना ही हो गया। तो x क्यों नेगेटिव, क्यों रिजेक्ट हो रहा है भाई? इसका मतलब क्या है? 12 में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं 7/2 थिंग्स, जो पॉसिबल नहीं है। 7.5 चीजें कैसे चूज कर लोगे? तो इसलिए ऐसा आंसर अगर x को नेगेटिव आए या फ्रैक्शन आए तो रिजेक्टेड एक आंसर आ गया x इक्वल टू 1। क्लियर है ये? क्या चीज? दोनों से हो सकता है, दोनों से आंसर आ जाए, दोनों आंसर माने जाएंगे फिर उसके। कॉम्बिनेशन की शीट मैं आपको आज रात तक शेयर कर दूंगा, और आपका टेस्ट है कमिंग संडे, ऑनलाइन ही दे देना फिलहाल टेस्ट। अभी एमसीक्यू टेस्ट लूंगा फिलहाल, तो अभी एक ऑनेस्टी से करोगे तो टफ लगेगा। 10 फैक्टोरियल इंटू 7 आंसर होगा। हाँ छोड़ दो वहीं पे, कौन सॉल्व करेगा इसको? टाइम मिले तो कर लेना सॉल्व। 7 फैक्टोरियल नहीं है, सिर्फ 7 है। ओके, चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग। हाँ बोलो बोलो, डाउट बोलो। ठीक है, एक क्वेश्चन सुनना भी, जवाब देना। 17 प्लेयर हैं, पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं एक बार। 17 प्लेयर्स हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इनमें से अगर मैं आपको बोलूं मेरे को 11 लोगों की टीम बनानी है और कुछ ना बोलूं इसके आगे, तो हाउ मेनी सिलेक्शंस कैन बी डन? सिर्फ इतना बताओ। 17 C 11, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन कहता है आपको 11 की टीम तो बनानी है। इन 17 प्लेयर्स में 5 बॉलिंग जानते हैं, तो आप अपनी टीम में 4 बॉलर रखोगे, ऐसा कंपलसरी है। मैं रिपीट करूं अपनी बात, इन 17 प्लेयर में 5 तो बॉलर है, बाकी के 12 बैट्समैन, सब फील्डर, विकेट कीपर होंगे। तो 17 में से 5 बॉलर हैं, आपको अपनी 11 की टीम में 4 बॉलर रखने हैं, 4 बॉलर। अब बताओ कितनी टीम बन सकती है? इस वाले ग्रुप को ना 2 ग्रुप में ब्रेक कर लो पहले। 5 बॉलर ले लो अलग से, इस ग्रुप को ब्रेक कर लो। यहां कितने रह गए प्लेयर? 5 तो बॉलर ले लिए मैंने, यहां 12 प्लेयर रह गए अदर देन बॉलर्स। चलो अब बताओ, 4 बॉलर आपको टीम में चाहिए, बोलो। 5C4 इंटू 12C7, क्या ये आंसर ठीक है? यस सर। ये 100% करेक्ट आंसर है। सिंपल सा, उसने बोला 17 खिलाड़ी हैं, उसमें 5 बॉलर हैं। हमने कहा ठीक है। तो वो कहता है टीम बनाओ 11 प्लेयर की, हमने कहा बना देंगे, बोलो क्या चाहिए? उसने बोला 4 बॉलर रख लेना टीम में, तो हमने पहले 5 बॉलर को अलग बुला लिया, बाकी के 12 प्लेयर हमने अलग कर दिए। हमने कहा भी पहले 5 में से 4 को चूज कर लेते हैं, एक बॉलर छूटेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा हमें अब, और जो बाकी के 12 प्लेयर हैं उसमें से टीम पूरी करने के लिए 7 प्लेयर और चुन लेते। तो ये इतने तरीके से हमारी टीम बन सकती है। मैं अब इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करता हूं, मुझे फिर से बताओ आप लोग आंसर। इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करूंगा। 17 प्लेयर्स हैं, ठीक है, 5 बॉलर हैं, 2 विकेट कीपर हैं, बाकी बचे अपना आप लगा लो। आपको टीम बनानी है जिसमें 3 बॉलर चाहिए मुझे, 1 विकेट कीपर चाहिए, और बाकी जितने भी ले सकते हो। टीम 11 की बनानी। आंसर सर बोलो। 5C3 2C1 5C3 2C1, और सर रिमेनिंग प्लेयर्स सी रिमेनिंग आप जितने बताओ चाहिए। कितने हो गए? मैं आप बताओ ना, 10 लिख लो। 10C, यस सर। बोलो 10C7। 3 बॉलर आ गए, है ना, 1 कीपर आ गया, और 7 अन्य खिलाड़ी हो गए। आया समझ में? तो पहले हम लोग, हाँ बोलो, हाँ बोलो, इसको रब कर दूं? क्लियर हो गया? ये रब कर दूं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1 2 3 4 से कितने नंबर बनाने हैं? फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सुनो। पहले आप मेरे को बताओ 1 2 3 4 से 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहले हमने लिखा टोटल नंबर्स बनेंगे 4 फैक्टोरियल, यानी 24 नंबर बनेंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है ये जो 24 नंबर बनेंगे ना, इनका सम निकाल के बताओ। अब क्या आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या हम 24 नंबर बनाए फिर उनको प्लस करें?
ऑब्वियस नॉनसेंस कैलकुलेशन जा रही है। अब सुनो कैसे प्लस करेंगे। एक मैं सैंपल के तौर पे एक नंबर लिखना चाहता हूँ, कोई एक नंबर बोलो, 3-4 डिजिट से बना हुआ। ठीक है, कोई भी एक नंबर ऐसे आपसे पूछ लिया। ये एक नंबर हो गया 3421। ऐसे 24 नंबर बनने जा रहे हैं, हम उनका सम निकालेंगे। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, ये वन, ये वाला जो वन है, ये यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा? सोच के बताओ, कॉमन सेंस है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आई रिपीट, वन यहाँ पे फिक्स रहेगा और वन के आगे जो नंबर बनेंगे ऐसे वन से, वन यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा? 6 बार। ऑब्वियस 6 बार। ये वन यहाँ पे 6 बार आएगा। अच्छा, टू कितनी बार आएगा यहाँ पे? वो भी 6 बार आएगा। और थ्री और फोर 6 बार। अगर मैं सारे यूनिट प्लेस का सम निकालूं तो वन 6 बार आया, फिर टू भी 6 बार आया, थ्री भी 6 बार आया और फोर भी 6 बार आया। तो जो यूनिट प्लेस की डिजिट्स होंगी ऐसे आती जाएंगी ना, देखो 3241, 4231। मैं सारे पहले ना इन वाली डिजिट्स का सम निकालना चाहता हूँ। तो वन 6 बार आएगा, टू 6 बार आएगा, थ्री 6 बार आएगा, फोर 6 बार आएगा। जरा मुझे यूनिट डिजिट का सम बता दो आप। सम ऑफ यूनिट डिजिट्स 12 क्यों? वन कितनी बार आएगा? 6 बार। टू कितनी बार आएगा? 6 बार। सॉल्व नहीं करना है। थ्री कितनी बार आएगा? 6 बार। और फोर कितनी बार आएगा? 6 बार। सॉल्व मत करो, सॉल्व मत करो। 6 कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। क्या ये बात क्लियर है? सॉल्व कर सकते हो, करना नहीं अभी, तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, टेंस प्लेस पे आ गए हम लोग। टेंस प्लेस पे वन कितनी बार आएगा? सम ऑफ टेंस डिजिट्स। बोलो, जब वन टेंस प्लेस पे आएगा तो वन की प्लेस वैल्यू क्या होगी? अगर वन टेंस प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 10। अगर टू टेंस प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू 20। अब बताओ 10 कितनी बार आएगा? 6 बार। 20 कितनी बार आएगा? 30 भी 6 बार और 40 भी 6 बार। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40? ऑब्वियस लिख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा नहीं, अब आप बताएंगे सम ऑफ 100 प्लेस डिजिट्स। राइट, 6 इंटू 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400। और एक और बचा है, सम ऑफ 1000 प्लेस डिजिट्स। 6 इंटू 1000, 2000, 3000, 4000। अब हम क्या करेंगे, सारे डिजिट्स का सम निकाल लिया अलग अलग। अब इन सबको क्या कर देंगे, एक साथ प्लस कर दें। अब देखो टोटल सम मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ पे, ये परमुटेशन रन नहीं हुआ, हाथ भी दुख गया मेरा। हाँ, अब मैं इन सबको प्लस करने जा रहा हूँ। आपसे लॉजिक पूछूंगा तब बताना लॉजिक प्लस करके। आपकी मर्जी है, चाहो तो मैनुअल ऐड कर सकते हो। बस हो गया सम। अच्छा ये बताओ, ये 6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, राइट। ये अगर 10 कॉमन ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 की जगह कितना हो जाएगा? अगर 10 कॉमन ले लें 60 हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 रह जाएगा। इसमें से अगर 100 कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा? 600। बाकी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 रह जाएगा। देखो मैं सम कैसे लिखूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कॉमन, सबका कॉमन एक साथ। यहाँ पे क्या बचा? 6, 60, 600 और ये लास्ट डिजिट का सम है 6000। इसको हम सॉल्व कर लें। अब ये भी तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हुआ ना इसमें, ये 10 हो गया और ये कितना हो रहा है? 6666 इंटू 10 कर लो, कितना हो गया? 66,660 इसका सम होगा। तो जितनी भी 24 नंबर जो बनाए थे ना हमने, उन सारे 24 नंबर का सम ये है। ठीक है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है जो आपको बताना नहीं चाह रहा, पहले बेसिक समझो। ये बेसिक क्वेश्चन हुआ, इसका शॉर्टकट का बहुत सारे परमुटेशंस के और फॉर्मूले हैं, बहुत सारे। अगर मैं कराऊं तो 3-4 सभी और लगेंगे मेरे को, अगर अच्छे से कराऊं, डीप में ले जाऊं आपको। इसके आएंगे 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, 40 नंबर का पेपर होगा तो 2 या 3 तो मान के चलो आप। रब कर दो, क्लियर हो गया सबको?
बोलो भाई। अब मैं ऑप्शंस रख रहा हूँ, मेरे को एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताओ, इधर मेरे को ऑनलाइन ही बता देना भाई। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कोनिक्स कर लो, कुछ कह रहे हैं डेरिवेटिव्स कर लो। बोलो भाई, डेरिवेटिव्स, कोनिक्स या ट्रिगोनोमेट्री? सर डेरिवेटिव्स। एक बच्चे का सर ऑनलाइन पे डेरिवेटिव्स आया है, इधर बताओ डेरिवेटिव्स कौन कौन करना है। ट्रिगो डेरिवेटिव, ट्रिगो दो ट्रिगो हो गए, ट्रिगो तीन हो गए, ट्रिगो प्रोबेबिलिटी तो बाद में कर लेना, अभी एग्जाम से पहले कराऊंगा बिल्कुल। स्टैट्स तो हो गई यार, स्टैट्स क्यों आई? डेरिवेटिव, तीन डेरिवेटिव तीन ट्रिगो। डेरिवेटिव्स। इधर श्रेयांशी ने दिया है ट्रिगो। देखो ट्रिगो थोड़ा सा, इधर कौन है फिर? एक और बच्चा है इधर श्रेयांशी। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, ट्रिगो देखो लंबा चैप्टर है, ये स्टार्ट होगा तो बीच में रोक नहीं सकते, उसको लंबा खींचना पड़ेगा। आपका पेपर कब है? ये 27। गणेश तुम्हारा कब है? हमारा हो गया, हमारा दिसंबर में होता ना। अच्छा क्लास टेस्ट था वो, चलो 27। तुम तीनों सेम स्कूल से हो क्या? चलो अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग एक्चुअली एक बार कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, शायद ऑनलाइन ही की थी उस टाइम पे। चलो चलो ठीक है, ट्रिगो कर लेते हैं फिर। ट्रिगो है, कोनिक्स है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है और प्रोबेबिलिटी है। ये हैवी चैप्टर्स हैं। कोनिक में है आपका सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। इजी है कोनिक। यार देखो डेरिवेटिव्स कर लिया, इनका पेपर है 27 को, ट्रिगो कर लेते थोड़ी सी, इनका पेपर भी क्लियर हो जाएगा। आप लोग फटाफट बता दो, मैं ताकि शुरू कर दूं। क्या कर लो फिर ट्रिगो, कोई बात नहीं, अब तो नहीं है परमानेंट। कर लो फिर, देखो सारे चैप्टर टर्म 2 में सबके आने हैं, आगे पीछे की बात है, बस यही तो है भाई। चैप्टर तो सारे करने हैं आपने, वो तो है कि पहले ये कर ले बाद में वो कर। लेकिन हाँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड है, अपना दिमाग कम चलाना पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मुलेस रन करके अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, तो क्वेश्चन सॉल्व तब होंगे जब आपको फॉर्मुले अच्छे से रटे हुए होंगे, वो तो मैं बताऊंगा सारे लाइन लाइन वाइज। तो मैं स्टार्ट करूंगा आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन, ठीक है? फॉर्मुले अब हम दोबारा से ड्राइव नहीं करेंगे, हमने पहले ड्राइव भी किए थे फॉर्मुले, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। रेडियन भी एंगल को मेजर करने की एक यूनिट होती है। डिग्रीज में हम लोग एंगल मेजर करते हुए आए हैं बहुत पुराने टाइम, जब से हमने एंगल सीखे, डिग्री से मेजर करना सीखा उनको। जो ज्योमेट्रिकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप डी बोलते हो, प्रोटेक्टर बोलते हो, वो भी आपको डिग्रीज में एंगल बना के देता है। अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं डिग्रीज को रेडियंस में। रेडियन एक तरह का एक नंबर होता है, सिंपल। जैसे मान लो मैंने कहा मुझे 20 डिग्री में 5 ऐड करना है, तो नहीं ऐड कर सकते आप, क्योंकि ये तो डिग्री है और ये नंबर है। तो इस डिग्री को एक नंबर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये दोनों आपस में ऐड हो जाए। तो जब आप डिग्री को एक नंबर बनाते हो तो वो रेडियन कहलाता है। अब कैसे बनाना है आपको ये? थीटा डिग्री जब एंगल होगा, ये 1 डिग्री एंगल क्या होता है? 1 डिग्री एंगल, रुक जाओ फिर आपको पहले बेसिक बताता हूं इससे पहले। ये आपकी इनिशियल कोई रे है, ठीक है? अगर आप इस रे को इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो, पहले तो ये समझ लो, ये आपने यहां से इसको यहां तक ऐसे रोटेट कर दिया, तो कुछ एंगल फ्रेम हुआ यहाँ पे। ये जो एंगल होता है ये कहलाता है पॉजिटिव एंगल। ये पॉजिटिव एंगल होता है जब आप एंटी क्लॉकवाइज में किसी रे को घुमाते हो। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी रे को रोटेट करते हो, जैसे यहां से आपने इतने एंगल पे रोटेट कर दिया, तो जब ऐसे आती है आपकी रे, तो ये आपका एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एंगल पता होना चाहिए। सेकंड आता है
जब हम किसी भी रे को वन कंप्लीट राउंड कर देते हैं, वन कंप्लीट राउंड, तो वन कंप्लीट राउंड में एंगल कहा जाता है 360 डिग्री होता है वन कंप्लीट राउंड। तो वन कंप्लीट राउंड इज इक्वल्स टू एंगल 360 डिग्री। उसके अकॉर्डिंग वन फोर्थ राउंड में जितना एंगल बनता है वो 90 डिग्री, हाफ राउंड में कितना एंगल बनता है 180 डिग्री होता है वो। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एंगल एक तो पहले पता होने चाहिए। और 1 डिग्री एंगल क्या होता है? 1 डिग्री एंगल इसका मतलब पूरे कंप्लीट राउंड का कितना हिस्सा? 1/360 राउंड। अगर आप एक राउंड को डिवाइड 360 से कर देते हो तो वो जो एंगल बनेगा वो आपका 1 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, अब डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। रेडियंस क्या होते हैं देखो, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस सपोज करो आर ले लेते हैं, ये हमने आर ले ली। अब हमने यहाँ पे एक आर्क ली, सपोज यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हमारी एक आर्क हो गई, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। और इस आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। मान लो रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो ये आर्क भी मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर हो। फिर हमने क्या किया, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, इस आर्क के दोनों कॉर्नर पॉइंट सेंटर से ज्वाइन हो गए, लेट ये सेंटर ओ है। तो अगर आपकी लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस अगर सेम है तो ये जो एंगल होता है, ये जो थीटा एंगल है, ये कहलाता है 1 रेडियन एंगल, या आप इसको कह सकते हो 1 raised to the power c। तो 1 रेडियन एंगल कैसे बनेगा? अगर आपकी रेडियस आर है और आपने जो लेंथ ऑफ एन आर्क ली है वो भी आपने रेडियस के इक्वल ले ली है, वो जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन एंगल होगा। अब बताओ, चलो अगर ये आर है, मैं डबल करके यहां तक इसको 2r ले लूं, लेट सी ये यहाँ पे हो गया, ये भी आर है। अब बताओ एंगल एओसी कितना रेडियन होगा? 2 रेडियंस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 2 रेडियंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 2 रेडियंस? मालूम, लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी हो गई 2r, और रेडियस कितनी है अभी भी r। तो 2r को r से डिवाइड करके जो आया वो आया 2 रेडियंस। तो इसलिए अगर आपको ये एंगल रेडियंस में निकालना है, तो यहां लिख देता हूं, तो थीटा इज इक्वल्स टू कह सकते हो आप लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। इस थीटा को जब आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो आपका जो थीटा आएगा वो डेफिनेटली रेडियंस में कैलकुलेट होगा, राइट। तो 1 रेडियन एंगल कैसे बनता है? लेंथ ऑफ एन आर्क is equal to the radius of the circle. So theta angle is calculated by length of an arc divided by the radius of the circle. तो जब length of same लोगे radius को, तो डिवाइड करने पर 1 के इक्वल आएगा, तो एंगल कहलाएगा वो 1 रेडियन। अब हमें कनेक्टिविटी चाहिए रेडियन और डिग्री के बीच में। ये आपने नोट कर लिया तो मैं रब करूं? थोड़ा साथ साथ नोट करते रहा करो, क्योंकि आपको जब कॉलेज में जाओगे ना, जब आप लोग, तो वहाँ टाइम नहीं देते वो, नोट कर लिया क्या, ऐसे नहीं पूछेंगे, नहीं कुछ ही अलाउड नहीं होगा, वो तो बस आप लिखते जाएंगे, आप भी लिखते जाओ बस, वो तुरंत रब करते जाते हैं। कॉलेज में ना प्रोफेसर से ऐसे नहीं पूछेंगे, तो प्रैक्टिस अभी से शुरू करो, जैसे चलता जा रहा है लिखते जाओ सुनते जाओ, बस ये रब करा है, पॉजिटिव एंगल रब किया। अब रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अच्छा ये बताओ, जैसे ये सर्कल है, ये रेडियस आर है, ये एओबी है, ये एओबी एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल है ना। तो स्ट्रेट लाइन एंगल डिग्रीज में कितना होता है, किसी को मालूम है? डिग्रीज में 180 डिग्री एंगल होगा 180 ना, ये डिग्री। वाला, ये 180 डिग्री एंगल होगा, हाफ राउंड रोटेट हो गई ना, तो 180 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। अब आप मेरे को बताएं यही एंगल रेडियंस में कितना होगा? यही एंगल कैसे निकाला आपने? ये रेडियंस में कैसे निकालते हैं बताओ, मैंने बताया अभी, एल बाई आर। ये एल कितनी है? अच्छा चलो, ये पूरी कितनी है? 2 पाई आर का आधा कर दो ना, पाई आर। तो ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये पाई आर है, और पाई आर को किससे डिवाइड करना है? आर से। बताओ ये एंगल रेडियंस में कितना आया? पाई आया। यही एंगल डिग्रीज में 180 डिग्री है और रेडियंस में पाई है, तो बताओ कितने डिग्री में कितने रेडियंस बने? यही एंगल डिग्रीज में 180 है और रेडियंस में पाई है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। यही तो कंफ्यूजन निकालेंगे फिर हम। तो ये हमारा बन गया रिलेशनशिप। अगर 180 डिग्री एंगल है उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो पाई रेडियंस होते हैं। अब आप इससे अपना कन्वर्जन बना सकते हो कि 1 डिग्री में कितने एंगल होंगे, तो पाई अपॉन 180 कर दो, इतना रेडियंस होता है। और पाई की वैल्यू वही होती है जो आप यूज करते हो, 22/7, अगर कुछ और नहीं दी जाए जब तक। क्या ये क्लियर है?
आगे चले, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, पहले से स्लो नहीं चलेंगे। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे एंगल दूंगा जो आप डिग्री से मुझे रेडियन में कन्वर्ट करके दें, ठीक है? अभी फटाफट नोट करो भाई। लिखो कन्वर्ट द एंगल्स इनटू रेडियन मेजर। 3-4 क्वेश्चन करेंगे, स्पीड से लिखना। कन्वर्ट द एंगल इनटू रेडियन मेजर। मैं आपको डिग्री में दे रहा हूं, आप मुझे रेडियन में बताएंगे। इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर देना है आपको। फर्स्ट, हाँ 90 डिग्री इक्वल टू, आप लिख लें आंसर। 90 डिग्री में कितना रेडियंस होगा? π/2। अगर आप इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली रेडियन पढ़ा जाता है। आप रेडियन लिखेंगे तो ऑब्वियस रेडियन पढ़ा ही जाएगा। अगर आप पावर में सी लिखेंगे तो भी रेडियंस ही पढ़ा जाएगा। तो आप देखोगे बुक वगैरह में कहीं आगे ना ऐसे लिखा नहीं होता रेडियंस, तो वो रेडियंस होता है, इसका मतलब। एक ही बात है। देखो सीधा सीधा हिसाब लगाओ ना, 180 में पाई है तो आधा कर दिया, π/2 हो गया। चलो अब बताओ 240 डिग्री में कितना रेडियंस, 240 डिग्री में कितना रेडियंस? जल्दी जल्दी करो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। 240 डिग्री में कितना रेडियंस? हाँ जी बोलो। मल्टीप्लाई कर दो ना π/180 से 240 को, 4π/2। भाई 1 डिग्री में जितना भी है मल्टीप्लाई कर दो उसको 240 से, क्योंकि 1 डिग्री में अगर इतना है तो 240 डिग्री में कितना होगा? मल्टीप्लाई करो 240 से, कट पिटा के ये बचेगा आपका सिंप्लीफाई करके। -120 डिग्री में कितना रेडियंस? ये माइनस क्यों है? माइनस क्यों है? ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, माइनस है तो क्लॉकवाइज होगा। चलो तो आंसर माइनस में ही आएगा, जल्दी बोलो। 2π/3 विद नेगेटिव साइन, माइनस का माइनस रहेगा, 2π/3। क्लियर? इस तरह से हम कोई भी डिग्री को आराम से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलेंगे। अब डिग्री के आगे उसकी सब यूनिट्स होती हैं। जैसे मान लो थोड़ी सी बड़ी दूरी होती है तो हम उसको मीटर में मेजर करते हैं, और बड़ी होती है 2 शहर के बीच का डिस्टेंस तो हम किलोमीटर मेजर करते हैं। स्टेट वाइज दूरी निकालनी होती है तो माइल्स यूज कर लेते हैं। बहुत छोटा डिस्टेंस होता है तो हम कहते हैं सेंटीमीटर यूज करो, उससे भी छोटा है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ऐसे बनते चले जाते हैं। तो ऐसे ही डिग्री की भी आगे सब यूनिट्स होती हैं। अगर आप 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हो, 60, वैसे 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल होता है, देखो उसके भी अगर आपने 60 इक्वल पार्ट कर दिए 60, तो ये 60 के ऊपर डैश लग जाता है, इनको रीड किया जाता है मिनट्स। और अगर इसमें से आप 1 मिनट एंगल ले लो, जो कि बहुत छोटा होगा, ना के बराबर, दिख रहा भी नहीं होगा, उसको भी अगर आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, डबल डैश लग जाता है। ये क्या बन जाते हैं? सेकेंड्स। तो अगर 1 डिग्री है तो आप उस 1 डिग्री को आगे ब्रेक करके मिनट्स और सेकंड्स में भी ला सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, ये मिनट्स घड़ी वाले नहीं है, इनको मिनट सेकंड सेकंड बोला जाता है। इनको घड़ी से कनेक्ट नहीं करना है आपको कि ये 60 मिनट्स घड़ी वाले मिनट है। 1 डिग्री एंगल के 60 इक्वल पार्ट करने तो उनको मिनट्स कहा जा रहा है, बहुत छोटा एंगल है। ये तो इतना छोटा होगा शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, और ये तो पता नहीं कैसे दिखाई देगा, इतना छोटा हो चुका है, क्योंकि जो पहले से इतना छोटा था उसके भी आपने 60 पार्ट कर दिए। अब जैसे देखो ये एंगल है 2.5 डिग्री, ठीक है? अब मैं 2.5 डिग्री को चाहता हूं भाई 2 डिग्री तो अलग हो ही जाएगा इसमें से, डेसिमल वाली डिग्री को मैं अलग करना चाहता हूं। देखो मैंने इसको कैसे लिखा, 2 डिग्री अलग हो गया, अलग हो गया ना 2 डिग्री, प्लस जो 0.5 डिग्री बचा, 0.5, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 60 से। तो पता है ये इतना पोर्शन किसमें कन्वर्ट हो गया? मिनट्स में, मतलब एक सिंगल डैश। बताओ कितना एंगल हो गया? 2 डिग्री, बोलो मल्टीप्लाई करो, 50 या 30, तो 30 मिनट्स ऐसे। इसका मतलब 10th क्लास के बच्चे को तो डेसिमल डिग्री निकालना आता होगा। 10th क्लास का बच्चा बोलेगा 2.5 डिग्री आंसर है, या 2.5 डिग्री एंगल है। 11th क्लास का बच्चा क्या बोलेगा? 2 डिग्री 30 मिनट्स एंगल। तो डेसिमल में आप लोग डिग्री कभी नहीं छोड़ेंगे। समझे मेरी बात? ये नोट करने की जरूरत नहीं, रहने दो, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अब क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट 4 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। कन्वर्ट 4 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर।
अब क्वेश्चन उल्टा हो गया, आपको अब रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है और आप ब्रैकेट में लिखें यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7, यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो मैंने आपको कितना रेडियन एंगल दिया है, 4 रेडियन, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में। सॉल्यूशन, पाई रेडियंस में हमको मालूम है 180 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, लिख लिया हमने। हमने कहा चलो 1 डिग्री में निकालते हैं, तो 1 डिग्री में कितना हो गया, 180 डिग्री अपॉन पाई हो गया, पाई डिवाइड में आ गया। अब हमारे पास कितना रेडियन एंगल है, 4 रेडियन है, तो 4 में कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई 4, यही होगा डिग्रीज में। पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कर लेते हैं, 180 डिग्री अपॉन 22/7 इंटू 4, पाई की वैल्यू पुट हो गई। सब नॉर्मल चल रहा है, बेसिक चल रहा है सब कुछ। 2 से 11 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 18 इंटू 14, 18 इंटू 14 कितना होता है, 252, 0 अपॉन 11 डिग्री। अब बताओ, अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके डिग्री मिनट्स में डेसिमल में आएंगे, नहीं आएंगे, डेसिमल में आएंगे, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं है, और डेसिमल में आएंगे तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में, और फिर डेसिमल में आए तो किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में। ये चीज आप सीख लो, 2 मिनट का काम नहीं है। क्या मैं चलो मैं ये वाला पोर्शन यूज करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, देखो 2520, ये आपने क्या किया, रफ पेपर ले लिया साइड में सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के साइड में आप टीचर को दिखा रहे हो अपनी रफ कैलकुलेशन, देखना, देख लो जी इसको। तो 11 से डिवाइड करना शुरू किया, 11 से गया 2 टाइम्स 22, 32 बचा, 11 से गया 2 टाइम्स 22, 10 बचा, 0 आ गया, 11 से गया 9 टाइम्स 99। अब क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, 1 रिमाइंडर बचा ना। तो कितने डिग्री आसानी से अलग हो सकते हैं इसमें से, 229। तो यहाँ पे अपना आंसर लिखो पहले तो 229 डिग्री, इतने डिग्री तो पक्का इसमें है ही। अब बताओ रिमाइंडर कितना बचा है आपका, 1। अब 1 के डिवाइड में लो, ये डिवाइजर कितना था हमारा, 11, तो बताओ कितना डिग्री एक्स्ट्रा बचा हुआ है अपने पास, आपके पास 1/11 डिग्री एक्स्ट्रा बच गया है 229 डिग्री निकालने के बाद। इतना जो डिग्री बचा है इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अब हम, 60 से। अब बताओ ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट्स में। अब 60 को 11 से डिवाइड करो, रफ पेपर ले लो फिर से, 60 डिवाइड हो रहा है 11 से, 11 से 5 टाइम्स, रिमाइंडर बच गया फिर से 5, बचने दो कोई बात नहीं। अभी बताओ कितने मिनट्स अलग हो गए, जो 1/11 डिग्री बचे थे उसमें से आपके 5 मिनट्स और अलग हो चुके हैं, अभी कुछ रिमाइंडर बचा है। तो अब बताओ कितने मिनट्स आपके पास बचे हैं, 5/11, ये 5/11। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 60 में। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गए, सेकंड्स में। जरा डिवाइड करके बताओ कोई बच्चा डिवाइड करके बताओ, 300 को 11 से डिवाइड करना, पॉइंट में कर लो। अब तो अब पॉइंट लगा के डिवाइड कर लो, डेसिमल के एक प्लेस तक बस। थ्री 300 को डिवाइड कर लिया 11 से, 27.2 आ रहा है मतलब, तो राउंड अप कर लो इसको। अब 27.2 राउंड अप करके बताओ, 27 कर लें। इसका मतलब जो 2520/11 डिग्री था उसको हमने जब कन्वर्ट किया डिग्री में, तो वो 229 डिग्री आए, साथ में 5 मिनट आए, और उसके साथ में 27 सेकंड आए। फाइनल आंसर कैसे लिखना है आपको, फाइनल आंसर आपका ये होगा 229 डिग्री, 5 मिनट और 27 सेकंड। यहां लिखेंगे हम अप्रॉक्स। अप्रॉक्स वर्ड क्यों लिखा है जरा बता दो, क्योंकि आपने लास्ट फिगर को राउंड ऑफ किया है, इसलिए आपने किया अंदाजन इतना, अप्रॉक्स इतना होगा। इतने छोटे छोटे एंगल भी बहुत मारी वो रखते हैं, माइक्रो सेकंड्स में बॉम्ब पड़ जाता है, माइक्रो सेकंड्स में। इसलिए हम ना ये नहीं कह सकते कि इतने छोटे एंगल मेजर नहीं कर पाएंगे, तुम क्यों ले रहे हैं, बहुत माइन्यूट चीज आ गया करने जा रहे हो अभी तो आप। इनको ड्रॉ नहीं करना होता कभी भी, इनको ड्रॉ नहीं करना होता। इतने इतने एंगल्स पे ना मतलब लेजर लाइट निकल जाती है छोटे छोटे एंगल्स पे। बहुत सारी चीजें भी आप सीखोगे आगे जाके।
क्या क्लियर हुआ भाई ये क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक मुझे करके दिखाओ। कन्वर्ट 11/16 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। एनसीईआरटी की दे रहा हूं मैं आपको ये। कन्वर्ट 11/16, 11/16 इनटू डिग्री मेजर। एनसीईआरटी दे रहा हूं आपको, चिंता मत करो, एनसीईआरटी चल रही है। 11/16 पाई वो यूज करना है, 22/7। पाई आपका सेम रहेगा। तो आपको ना अगर डेसिमल में आ रहा है ना तो मिनट्स, और मिनट्स के बाद जरूरत पड़ रही है तो सेकंड्स तक लेके जाना है, थोड़ा जल्दी लेके। हाँ 11/16 है, 11/16 है। वो लेनी है, 22/7 लेनी है। हाँ 20/7 लेनी है। हाँ जी, डेसिमल तक मतलब उसमें लेके जाना है। इलेवन अपॉन 16 को मिनट्स में और सेकंड तक लेके जाना। हो गया बोले आंसर? सेकंड्स में नहीं आया, बोला आंसर क्या है? 157 डिग्रीज 30। ओके भाई, किसी का आंसर है तो चेक करके बताना, ये आ रहा है नहीं आ रहा है। बोले ये नहीं आ रहा है। कितना दोबारा वो? 39 डिग्री। बाबा चेक करोगे तो काफी फर्क आ गया भाई, दो बच्चे ही कह रहे हैं 38 डिग्री आ रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है ना। 22 मिनट्स, सेकंड्स भी देख लो अगर आ रहे हैं तो, अगर कुछ आ रहे हैं तो देख लो एक बार। वन 120 सेकंड्स तो फिर मिनट हो गए, वो तो 2 मिनट नहीं हो गए सोचो। 120 सेकंड्स तो बच ही नहीं सकते थे। तो मैं इसको 24 मिनट्स कर देता हूँ फिर, या तो है ना ऐसे कर देता हूँ, या तो 22 मिनट्स आगे पूछा हूँ, सेकंड्स भी आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, तो 120 सेकंड्स आ रहे हैं क्या? 30 सेकंड्स आ रहे हैं, ठीक है वो तो चलेंगे। चलो एक बार देखें जरा मेरे साथ, देखो आप। 11/16 रेडियंस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 180 डिग्री अपॉन पाई से। क्या आपका भी ये फिगर आई थी? देखना, पहले 1 में निकला होगा, फिर 11/16 में, उसके बाद आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू रख ली होगी 22/7। जितना इजीली कट जाएगा पहले उसे काट लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 11 से ये आपका 2 बार कट गया, 2 ने इसको काट दिया 90 बार, 2 ने फिर इसको काट दिया 8 बार, 2 ने काट दिया इसको 45 बार। भाई मल्टीप्लाई करके कितना बचा? 315 अपॉन 8। ये डिग्री पहले फ्रैक्शन में निकाल दी जैसे पहले किया था। अब रफ पेपर लेके डिवाइड शुरू करते हैं। सबसे पहले 315 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 30, नहीं क्या हो रहा है ये, 8 3 जा 24, 75, 39 नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। इसको पूरा कर लेते हैं, बाद में आंसर फाइनल में लिखेंगे। अब 3/8 आएगा, 3/8 मल्टीप्लाई किससे होगा? 60 से। अब ये बन जाएंगे मिनट्स। थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 से 2, 4 से 15, ये हो गया 45/2। 45 को 2 से डिवाइड करो भी रफ पेपर लेकर। अभी कितना बचा? 1 बचा रिमाइंडर, ठीक है। तो 22 मिनट्स अलग हो गए। अब 1/2 को अलग करो, मल्टीप्लाई कितना करो इसमें, फिर 60, 2 ने 60 को काट दिया, पूरा पूरा 30। बोलो फाइनल आंसर क्या लिखना है? 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर।
बहुत इजी जॉब है हाँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। जब आप रेडियन से डिग्री बना रहे हो तो मिनट सेकंड में जाते वक्त वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नहीं, मैं आगे चलाऊंगा, उसमें आ जाएगा क्वेश्चन, है ना? क्यों सही? तो मैंने लिसन ने जहाँ थोड़ा लेट छोड़ा मैंने। अरे यार कर लो 1 मिनट यार। देखो 5-5 वाली क्लास स्टार्ट होती है, वो कई बार जूम 3-2 मिनट वेस्ट कर देता है। कुछ नहीं कहती मैम, अच्छी है बहुत, डांटती जरूर है। अच्छा सुनो, अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम एक वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये एक सर्कल है, ठीक है? सपोज करो यहाँ पे ये इसकी कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? इस सर्कल की रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, इस सर्कल की रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। फाइंड द एंगल इन रेडियंस, डिग्रीज में नहीं, इन रेडियंस सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दिस कॉर्ड। क्या मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करूं या सही में आ गया? फाइंड द एंगल, ब्रैकेट में डिग्रीज, सॉरी रेडियंस, ब्रैकेट में रेडियंस, सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो कौन सा एंगल पूछ रहा हूं मैं आपसे फिर अब? यस, इक्वल ट्राइंगल एओबी। ये 1 मार्क क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिया आपको। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में आप इस तरह के क्वेश्चन देखोगे। सही में आ गया? तो फिगर नहीं दी हुई है, फिगर तो मैंने बनाई है आपके लिए। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एंगल मेड बाय द आर्क, सॉरी मेड बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एट द सेंटर इन रेडियंस। तो मैंने फिगर आपके सामने बना दी, फटाफट से आंसर लिख दो ना इसका। ये π/3 कैसे आया समझाओ थोड़ा सा, नहीं समझ आया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है पंकज, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है। कैसे? परफेक्टली, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये 20 दिया हुआ है, तो ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल। इक्विलेटरल के सारे एंगल कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल आपको डिग्री में तो पता है, ये एंगल डिग्री में तो है 60 डिग्री। अब वो कह रहा है नहीं जी हमें तो चाहिए रेडियंस में। तो ये आप थोड़े से अगर आप याद कर लोगे ना तो आपके काम आसान हो जाएंगे। आप देखो कौन कौन से याद करो, 30 डिग्री याद करो, 45 डिग्री याद करो। याद करने बुक में सब कुछ होता है, बुक में सारे फॉर्मूले भी लिखे होते हैं, लेकिन हम याद तो करते हैं ना। तो कुछ रेडियंस आप डायरेक्टली याद करोगे तो आपके क्वेश्चन में टाइम बच जाएगा। आज का क्लियर हुआ? दिनेश, 5 रेडियंस में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कृतिका, अगर मान लो मेरे पास एंगल है 360 डिग्री, तो उसमें कितना रेडियन हुआ? 360 डिग्री में रेडियंस, जल्दी जल्दी जल्दी। इन्होंने बोला 180 डिग्री में पाई होता है, मैंने डबल करके पूछ लिया आपसे। 360 डिग्री में 2 पाई। बब्बे 90 डिग्री में कितना रेडियंस होगा? 90 डिग्री में नहीं सोच लो तो तब कोई गड़बड़ जा रहे हैं, सीधा सीधा पाई। मैं 90 के मल्टीपल ही तो पूछ रहा हूं आपसे, 90 180। तो जीवितेश 270 डिग्री में कितना डिग्री एंगल होगा? 2 रेडियंस कितना होगा? 270 डिग्री। 4 पाई तो बहुत ज्यादा हो गया, 3 पाई/2। इसी हमें कुछ प्रैक्टिस है मेंटली भी करनी है। ठीक है जी, चलो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई आज, इसका बिल्कुल बच गया है। नेक्स्ट क्लास से फॉर्मूला स्टार्ट कर देंगे। ये क्लियर हो गई ना आज की क्लास? तो फर्स्ट क्लास है आपकी। गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद।